बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल बिलर हूं और मैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए मेडिकल बिलिंग प्रोसेस सिखा रहा हूं। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कवर कर रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट 2 वीडियोस में देखा कि मेडिकल बिलिंग होती क्या है, मेडिकल बिलिंग का पर्पज़ और स्कोप क्या है और मेडिकल बिलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है और हेल्थ इंश्योरेंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यूएसए में 90% प्लस लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं। कुछ इंश्योरेंसेज गवर्नमेंट यूएसए की ऑफ़र करती है और कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि इंश्योरेंसेज ऑफ़र करती हैं। वो हम आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे कौन कौन सी इंश्योरेंसेज गवर्नमेंट ऑफ़र करती है और कौन कौन सी प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं। अब जब कोई पेशेंट इंश्योरेंस खरीदता है तो उसको उसका बेनिफिट क्या होता है। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह करवाता है, कोई टेस्ट वगैरह करवाता है या फिर कोई मेडिसिन लेता है और उसने कोई इंश्योरेंस ली हुई है या उसको गवर्नमेंट ने ऑफ़र की हुई है, तो वो डॉक्टर को उस तमाम विजिट के लिए, चेकअप के लिए या टेस्ट के लिए पेमेंट नहीं करता, बल्कि अपनी इंश्योरेंस की डिटेल्स जो उसकी इंश्योरेंस होती है वो दे आता है। अब डॉक्टर उसकी इंश्योरेंस को एक क्लेम क्रिएट करके बिल करता है कि पेशेंट को डिजीज़ क्या थी, उसने कौन कौन सी सर्विसेज ली, कौन कौन से टेस्ट उस पर प्रोवाइड हुए। ये तमाम डिटेल्स डॉक्टर इंश्योरेंस को भेजता है और इंश्योरेंस उसकी पेमेंट पेशेंट के बिहाफ पे करती है। अब कुछ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो उसने अपनी इंश्योरेंस को देनी होती है, जिस तरह उसके मंथली प्रीमियम्स होते हैं जो हर मंथ या फिर हर ईयर वो उसकी इंश्योरेंस पे की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो उसको मंथली पे करना है या फिर उसको ईयरली पे करना है। प्रीमियम ये होता है कि उसकी कोई अमाउंट होती है फिक्स जो उसकी उसने हर मंथ या हर ईयर इंश्योरेंस को पे करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं कि किस्तें हो गई उसकी। उसके अलावा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें आ जाता है कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल्स। वो हम आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये कुछ टाइप्स हैं जो यूएसए में इंश्योरेंसेस की वर्क कर रही हैं। मेडिकेयर हो गई, मेडिकेड, ट्राइकेयर, कमर्शियल इंश्योरेंसेस, चिप, कोबरा और वर्कर कंपनसेशन। डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेडिकेयर। मेडिकेयर इज़ अ फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम फॉर पीपल एज 65 एंड ओल्डर, people under 65 with certain disabilities, people with end stage renal disease और हॉस्पाइस। यूएसए में एक गवर्नमेंट ऑफर करती है इंश्योरेंस, उसको मेडिकेयर कहते हैं। वो उन लोगों के लिए है जो उनकी एज 65 प्लस हो गई है। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी एज 65 प्लस हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली इसका एलिजिबल हो जाता है गवर्नमेंट इंश्योरेंस मेडिकेयर का। इस तरह कुछ ऐसे लोग जो डिसेबल हैं, माजूर हैं, बेशक उनकी एज 65 है या 65 से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल होता है मेडिकेयर के लिए। इसी तरह एंड स्टेज रेनल डिजीज़ या हॉस्पाइस, ऐसी कंडीशन या ऐसी डिजीज़ जो कि पेशेंट हॉस्पाइस ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी डॉक्टर कह दे कि किसी भी पेशेंट के पास लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी 6 मंथ से कम है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक ज़िंदा रह सकता है, उस कंडीशन को हम हॉस्पाइस कहते हैं। और इस तरह कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें पेशेंट के ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसको एंड स्टेज रेनल डिजीज़ कहते हैं। कोई भी पेशेंट जो इस कंडीशन में है वो एलिजिबल होता है मेडिकेयर का, और ये तमाम स्टेट्स के लिए होती है यूएसए में। इस तरह मेडिकेयर के कुछ प्लान्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं। मेडिकेयर पार्ट ए हॉस्पिटल इंश्योरेंस, पार्ट बी मेडिकल डॉक्टर सर्विसेज, पार्ट सी मेडिकेयर एडवांटेज प्राइवेट प्लान्स, पार्ट डी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज। अच्छा, मेडिकेयर के कुछ प्लान्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जब भी कोई पेशेंट या कोई भी शख्स 65 ईयर्स प्लस हो जाता है उसकी एज, या फिर उसके पास हॉस्पाइस कंडीशन में है या एंड स्टेज रेनल डिजीज़ में है या डिसेबल है, तो उस वो एलिजिबल होता है मेडिकेयर का। उसके पास मेडिकेयर होती है, उसको मेडिकेयर पार्ट ए भी कवरेज देती है, पार्ट बी की भी, सी और डी भी। सॉरी, सी का मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि मेडिकेयर पार्ट सी कौन सी होती है, मेडिकेयर एडवांटेज प्लान कौन कौन से होते हैं, ये मेडिकेयर क्यों ऑफर करती है और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। पार्ट ए होती है हॉस्पिटल की कवरेज, जो कवर करती है जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तमाम हॉस्पिटल की सर्विसेज जो हैं वो हॉस्पिटल है उसकी इंश्योरेंस को बिल करेगा, मेडिकेयर के पार्ट ए को बिल करेगा, पार्ट बी वो कवर नहीं करेगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं वो सारी की सारी पार्ट ए कवर कर रही है। इस तरह जो पार्ट बी हो गई जिसको हम
जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेशनल जो बिलिंग है, फॉर एग्जांपल उसके डॉक्टर के चेकअप हो गए, उसके ऑफिस क्लिनिक के जो विजिट्स हो गए और जो डॉक्टर की सर्विसेज होगी, वो तमाम की तमाम पार्ट भी कवर करेगी। पार्ट सी होते हैं कुछ कमर्शियल इंश्योरेंसेज होती हैं, मेडिकेयर कमर्शियल प्लान्स भी ऑफर करता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इस पे अलग वीडियो बना के डिटेल्स में एक और टॉपिक कवर करूंगा। इसके अलावा पार्ट डी होता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज। ये होता है पार्ट डी जो कि किसी पेशेंट की जो होती है मेडिसिन्स वो कवर करता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है डायबिटीज़ का, शुगर का मरीज़ है, उसने इंसुलिन लेनी होती है। अब वो उसकी जो भी ड्रग्स की मेडिसिन्स की जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो तमाम के तमाम पार्ट डी कवर करती है। फॉर एग्जांपल वो जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी उसके पास मेडिकेयर इंश्योरेंस है, वो जाके अपनी मेडिसिन लेता है और अपनी इंश्योरेंस डिटेल दे आता है। अब वो जिस मेडिकल स्टोर वाला जिसने मेडिसिन दी वो उसकी पार्ट डी को वो क्लेम बिल करेगा कि पेशेंट ने ये मेडिसिन दी और उसकी वो इंश्योरेंस वो कवर करेगी। इस तरह देख लेते हैं मेडिकेड। मेडिकेड इज अ स्टेट एंड फेडरली फंडेड प्रोग्राम फॉर लो इनकम इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन रूल एंड नेम। फॉर एग्जांपल मेडिकल इन कैलिफोर्निया, मास हेल्थ इन मैसाचुसेट्स। कवर्स डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल स्टेज, लॉन्ग टर्म केयर, ईटीसी। एलिजिबिलिटी एंड कवरेज वेरी बाय स्टेट्स। अच्छा, उसके बाद मेडिकेड हो गई, ये भी एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस है और ये स्टेट टू स्टेट इसकी पॉलिसीज़ और इसकी गाइडलाइंस वेरी करती हैं। ये उन लोगों के लिए होती है जिनकी इनकम बहुत कम होती है और जो प्राइवेट इंश्योरेंसेस ख़रीद नहीं सकते। जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंसेस थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए कुछ लोग वो नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए मेडिकेड गवर्नमेंट ऑफ़र करती है जिनकी लो इनकम होती है। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है कि कितनी इनकम वाला जो है बंदा वो ये इंश्योरेंस ले सकता है। हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ और अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जैसा कि और इसका नेम भी हर स्टेट में डिफरेंट होता है। जैसा कि कैलिफोर्निया में मेडिकेड को मेडिकल के नाम से जाना जाता है, इसी तरह मैसाचुसेट्स में मास हेल्थ के नाम से जाता है। इस तरह हर स्टेट में डिफरेंट नेम्स होता है, इसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। अच्छा, मेडिकेड क्या क्या कवर करती है? मेडिकेड कवर करती है तकरीबन तमाम ही उसकी सर्विसेज कवर करती है। वो डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप करवाता है कोई भी किसी भी डिजीज़ का, तो वो तमाम सर्विसेज मेडिकेड कवर करती है। इस तरह हॉस्पिटल में पेशेंट कोई एडमिट है तो वो उसके तमाम सर्विसेज लिए लॉन्ग टर्म केयर, उसकी अगर कोई इंजरी हो चुकी है या कुछ भी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको केयर चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट है या फैसिलिटीज़ में है, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी हो गई या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हो गया, तो वो तमाम मेडिकेड कवर करती है। इस तरह एलिजिबिलिटी एंड कवरेज वेरी बाय स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेट की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। किसी में ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी की मंथली इनकम 30,000 है तो वो कैलिफोर्निया स्टेट के लिए मेडिकेड के लिए एलिजिबल है। इस तरह किसी दूसरी स्टेट टेक्सास के लिए वो इतनी, अगर वो उसकी इनकम है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरह ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट पॉलिसी होती हैं कि कौन से शख्स इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी कवरेज मेडिकेड प्रोवाइड करेगी, कौन कौन सी सर्विसेज उसकी कवर करेगी। इसके बाद देख लेते हैं ट्राइकेयर। ट्राइकेयर इज अ मिलिट्री पर्सनल वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स मैनेज्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अदर कम्प्रिहेंसिव कवरेज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल केयर, मेंटल हेल्थ, प्रेस्क्रिप्शन, ईटीसी। अच्छा, ट्राइकेयर एक इंश्योरेंस है जो कि मिलिट्री में, एयरफोर्स हो गई, मिलिट्री का कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उसमें अगर कोई भी शख्स है, कोई वेटरन्स, वेटरन्स उसको बोलते हैं जो पास्ट में कभी भी यूएसए मिलिट्री में रहा हो, बेशक वो उसके बाद छोड़ आया है, उसको वेटरन बोलते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। और एंड द डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स हो गए उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके चिल्ड्रंस हो गए, स्पाउस हो गई, वो तमाम उसके डिपेंडेंट्स हो जाते हैं, वो भी उसमें कवर होते हैं। मैनेज बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसको कवर करती है और वो इसकी पॉलिसीज़ बनाती है कि कौन कौन से सर्विसेज इस पॉलिसी में कवर होंगी और इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ये तमाम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, ट्राइकेयर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं कि एक बहुत वाइड इंश्योरेंस है जो कि आपकी तकरीबन तमाम की तमाम सर्विसेज कवर करती है। उसमें उसके हॉस्पिटल केयर आ गई, मेंटल हेल्थ में आ गई उसकी साइकोथेरेपीज़ आ गई, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चेकअप वगैरह, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन, उसकी ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह की जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम के तमाम ट्राइकेयर इंश्योरेंस कवर कर रही होती है। इसके बाद आगे चलते हैं चिप, चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। CHIP provides health coverage to children in families that earn too much to qualify for Medicaid but can't afford private insurance.
jointly funded by state and the federal government. Coverage and eligibility vary by state. अच्छा, चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम एक आप कह सकते हैं कि यूएसए का ऐसा प्रोग्राम है जो कि उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम इतनी कम नहीं है कि वो मेडिकेड के लिए एलिजिबल हों, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो कमर्शियल इंश्योरेंसेस अफोर्ड कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल या प्राइवेट इंश्योरेंस जो प्राइवेट कंपनीज ऑफर करती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, उनके मंथली प्रीमियम्स, मंथली किस्तें ज़्यादा होती हैं, और वो ऐसे लोग जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो मेडिकेड के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों के चिल्ड्रंस के लिए यूएसए की गवर्नमेंट ये प्रोग्राम ऑफर करती है जिसको चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम कहते हैं। और इसमें ये जॉइंट फंडेड बाय स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो भी फंडेड कर रही होती है इसमें, और जो फेडरल जो ऑल ओवर यूएसए की गवर्नमेंट है वो भी इसमें फंडेड कर रही होती है। ये चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम उस उनके चिल्ड्रंस के ऑफिस विजिट्स, डॉक्टर्स के जो सर्विसेज होती हैं या हॉस्पिटल्स की या फिर उसकी वैक्सीनेशंस वगैरह होती हैं वो तमाम ये कवर कर रही होती है। ये भी हर स्टेट पे इसकी पॉलिसीज़ के कौन कौन सी सर्विसेज कवर होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कितनी इनकम अगर है तो वो एलिजिबल होगा इसके लिए, ये तमाम चीज़ें हर स्टेट के लिए वेरी करती हैं। इसके बाद देख लेते हैं प्राइवेट और कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कुछ इंश्योरेंसेज ऑफर करती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंसेज ऑफर करती हैं। जैसा कि प्राइवेट इंश्योरेंस इज परचेस्ड बाय इंडिविजुअल और प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कंपनीज। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन द यूएस एंड varies in the coverage based on the plan offered by companies like Aetna, Cigna, Blue Cross Blue Shield, and United Healthcare. Usually include deductibles, copay, and coverage limits. Managed care plan like HMO, PPO fall under private insurance. अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि ऑफ़र करती हैं इंश्योरेंसेज। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इनके मंथली प्रीमियम थोड़े हाई होते हैं और इनमें कवरेज मोस्टली ज़्यादा होती है। या आपके हॉस्पिटल के विज़िट्स, हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं, उसके अलावा आपके रूटीन विज़िट्स डॉक्टर के साथ जो होते हैं वो तमाम कवर करती हैं। ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि ये ऑफ़र करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मेन पॉपुलर जो इंश्योरेंसेज हैं, एटना हो गई, सिग्ना हो गई, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड हो गई एंड यूनाइटेड हेल्थ केयर। ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इंश्योरेंसेज होती हैं, इनकी पॉलिसीज़ भी कुछ स्टेट्स में डिफरेंट होती हैं। अच्छा, जिस तरह का मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी पेशेंट कोई भी इंश्योरेंस ख़रीदता है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट को भी पे करना पड़ती है, जैसा कि उसके प्रीमियम्स हो गए, उसका कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल्स हो गए, ये पेशेंट को पे करना पड़ता है। ये इन जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती हैं इनमें हाई होते हैं। ये हम आगे जाकर डिटेल्स में देखेंगे कि डिडक्टिबल्स क्या होते हैं, कोपे क्या होती हैं, को इंश्योरेंसेस क्या होती हैं। उसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंसेस भी काफ़ी सारे प्लान ऑफर कर रही होती हैं। कुछ मोस्टली सस्ते प्लान्स होते हैं, कुछ थोड़े एक्सपेंसिव प्लान्स होते हैं, जैसा कि HMO हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन प्लान, PPO प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स होते हैं। वो भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से प्लान्स प्राइवेट इंश्योरेंस, कौन कौन से इंश्योरेंस, कौन कौन से प्लान्स कवर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और इनमें कौन कौन सी सर्विसेज कवर हो रही होती हैं। आगे देखते हैं कि कोबरा इंश्योरेंस कौन सी होती है। कोबरा कंसोलिडेटेड Omnibus Budget Reconciliation Act. Cobra allows individuals to continue their employer-provided health insurance after leaving a job. Coverage typically lasts 18 to 36 months. The individual pay the full premium cost, including what the employer used to pay. Useful for people transitioning between jobs. अच्छा, कोबरा का आप कह सकते हैं कि यूएसए में लॉ है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक शख्स यूएसए में जॉब कर रहा है, उस जहाँ पे जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है वहाँ पे उस कंपनी ने उसको हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है कि जॉब के दौरान जब तक वो जॉब कर रहा है तो उसकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उसकी हेल्थ के कोई भी इशू होगा, उसके चेकअप्स वगैरह जो होंगे वो उसकी जो उसको इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है वो कवर करेगी। फॉर एग्जांपल किसी भी केस में अगर वो कंपनी उस शख्स को टर्मिनेट कर देती है, जॉब से निकाल देती है, या फिर वो खुद वो जॉब छोड़ देता है, तो जॉब छोड़ने के बाद नई जॉब मिलने तक इस दौरान में जो उसकी तमाम हेल्थ के एक्सपेंसेस कवर कर रही होती है उसको हम कोबरा इंश्योरेंस बोलते हैं। ये वही इंश्योरेंस होती है जो उसको कंपनी ने दी होती है
जॉब के दौरान, लेकिन उस टाइम पे उसकी कंपनी इसके प्रीमियम्स वगैरह, इसकी किस्तें मंथली, इसके बाकी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो कंपनी पे कर रही थी। लेकिन जब उसकी जॉब चली गई या उसने जॉब छोड़ दी तो उसको वो अपने प्रीमियम्स वगैरह ख़ुद पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी जो इंश्योरेंस है वो उसके तमाम एक्सपेंसेस वो करेगी जो कि उसकी जॉब के दौरान कर रही थी। ये 18 to 36 मंथ तक, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 1.5 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक अगर उसके पास जॉब नहीं है तो वो अपनी कोबरा इंश्योरेंस उसकी कवर करेगी, लेकिन उसको याद रहे कि उसके अपने प्रीमियम्स जो मंथली किस्तें हैं वो उसको पे करना पड़ेगी अपनी उस कोबरा इंश्योरेंस को। ये कोई भी प्लान हो सकता है, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस हो सकती है जो कि उसकी जॉब के दौरान उसकी कंपनी ने उसको दी थी। अच्छा, ये हेल्पफुल होती है उन लोगों के लिए जो कि जॉब छोड़ के न्यू जॉब पे स्विच करते हैं, उस दौरान पे ये उसको पेशेंट को कवरेज देती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्कर कॉम्पनसेशंस क्या होती है। वर्कर कॉम्पनसेशन, दिस इज अ स्टेटेड mandated program that provides coverage for workers injured on the job, covers medical care, lost wages and rehabilitation. Employers pay for worker compensation insurance. Claims are filed differently than standard insurance. अच्छा, वर्कर कंपनसेशन कौन सी इंश्योरेंस होती है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक पेशेंट किसी भी फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल काम कर रहा है, उसके दौरान उसको कोई बीमारी हो गई जॉब के दौरान या फिर कोई इंजरी हो गई, तो उस इंजरी के लिए जो उसको कवरेज मिलेगी वो वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस देगी, वर्कर कंपनसेशन देगी। ये भी आप कह सकते हैं कि यूएसए में एक लॉ है कि जब भी कोई भी शख्स किसी भी उसको काम के दौरान इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है या फिर उसकी कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो उसके तमाम एक्सपेंसेस वर्कर कंपनसेशन करेगी। इवन के वर्कर कंपनसेशन फॉर एग्जांपल उसको इंजरी हो गई या उसको चोट लग गई काम के दौरान, उसको उन दिनों में छुट्टियां करनी पड़ गई, उनकी उसकी छुट्टियों की जो पेमेंट होती है वो भी वर्कर कंपनसेशन उसको करती है। कोई भी गवर्नमेंट की अगर जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस दौरान उसको इंजरी या फिर डिजीज़ हो गई, वो तमाम सर्विसेज वर्कर कंपनसेशन कवर करती है। और वर्कर कंपनसेशन को जो क्लेम फाइल करने का तरीकाकार होता है वो भी स्टैंडर्ड प्राइवेट या गवर्नमेंट इंश्योरेंस को जो हम क्लेम सबमिट करते हैं इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। इस पर भी हम अलग डिटेल में देखेंगे कि वो इनको वर्कर कंपनसेशन को हम क्लेम कैसे सबमिट करते हैं। अच्छा, इसकी एक टाइप और है मेडिकेयर रेल रोड, वो मैं स्टार्ट में मेंशन करना भूल गया। Railroad Medicare is a special form of Medicare coverage for retired or qualifying workers from the railroad industry in the United States, administered by the Railroad Retirement Board instead of the Social Security Administration. Works similarly to traditional Medicare but is managed separately. ये भी मेडिकेयर की तरह है, लेकिन ये वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं जो कि रेलवे के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें पेशेंट पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए एलिजिबल होता है। पार्ट ए मींस कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हो गई, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल बिंग, जो सर्विसेज आती हैं हॉस्पिटल के अंदर की, जो बेड चार्जेस वगैरह हो गए वो तमाम इसमें आते हैं, वो कवर होते हैं। उसके अलावा जो पार्ट बी की होती हैं, जो डॉक्टर्स के विज़िट हो गए, डॉक्टर के क्लिनिक के विज़िट्स हो गए, क्लिनिक में जो टेस्ट वगैरह हो गए, वो तमाम भी इसमें कवर होते हैं। और इसको हैंडल करता है रेल रोड रिटायरमेंट बोर्ड। इसके अलावा एग्जांपल देख लेते हैं। अ पर्सन हु वर्कड इन अ यूएस रेल रोड कंपनी फॉर 25+ ईयर्स एंड इज़ नाउ रिटायर्ड विल रिसीव मेडिकेयर बेनिफिट्स थ्रू रेल रोड मेडिकेयर, नॉट स्टैंडर्ड मेडिकेयर। वही चीज़ होगी, एक पेशेंट एक पर्सन कोई जो रेलवे में काम कर रहा था, 25 साल ज़्यादा अरसा हो गया और उसके बाद रिटायर हो गया, वो भी एलिजिबल होगा मेडिकेयर के बेनिफिट्स के लिए, लेकिन मेडिकेयर रेल रोड के थ्रू। जो मेडिकेयर बेनिफिट्स दे रही है उनके लिए एलिजिबल होगा, लेकिन उसके पास मेडिकेयर नहीं होगी, उसके पास मेडिकेयर रेल रोड होगी, वो मेडिकेयर रेल रोड के थ्रू वो तमाम बेनिफिट्स ले सकता है। या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि काम कर रहा है रेलवे के डिपार्टमेंट में, वो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। अच्छा, उसके बाद आगे वाई इट मैटर्स इन मेडिकल बिलिंग, ईच इंश्योरेंस हैज़ डिफरेंट बिलिंग रूल्स एंड पेमेंट प्रोसेस। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो ये आप अगर मेडिकल बिलिंग इस फील्ड में है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी इंश्योरेंसेज यूएसए में काम कर रही हैं, उनकी कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं और कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी इंश्योरेंसेज कवर कर रही हैं। ये तमाम चीज़ों से अवेयर होना लाजमी है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स इंश्योर एक्यूरेट क्लेम सबमिशन एंड फेवर डिनाइल्स। तो ये आपको पॉलिसीज़ का पता होना लाजमी है, किस इंश्योरेंस की कितनी टाइमली फाइलिंग लिमिट है, कि अगर आपने सर्विसेज ली उसके बाद इंश्योरेंस ने टाइम दिया है कि इस टाइम के दौरान आपको क्लेम इंश्योरेंस को भेजना है, उसको
कौन कौन सी सर्विस के लिए कितनी पेमेंट करेगी, ये तमाम चीज़ें जानना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर को उसकी जो भी सर्विसेज हैं उसकी एक्यूरेट पेमेंट मिल सके। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को डिटेल में समझ आए। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।